हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल सिंह पर। जैसे कि आप जानते हो कि हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सोशोलॉजी की सीरीज़ चला रखी है और आज का पार्ट 4 है। जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर आज का क्वेश्चन 6 मार्क्स का जनसंख्याकी संक्रमण का सिद्धांत, इसके बारे में दोस्तों क्वेश्चंस है। और आइए दोस्तों इसके क्वेश्चंस देखते हैं और इसके आंसर कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, वो तरीका तो मैंने आपको बताया रखा है पहले से ही। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। आइए दोस्तों उसके क्वेश्चन में चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, जनसंख्याकी संक्रमण सिद्धांत के चरणों का वर्णन करें। दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है माना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस घुमा के पूछा गया है। यहाँ पर जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत के चरणों का वर्णन करो, या ये क्वेश्चन आ जाए, ऐसा भी आ सकता है दोस्तों, जनसंख्या की संक्रमण का विस्तार पूर्वक वर्णन करें या विश्लेषण करें। तो भी दोस्तों आपको यही आंसर लिखना है जो मैंने आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। आइए दोस्तों इसके आंसर पर चलते हैं। जनसंख्या की संक्रमण का सिद्धांत एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जुड़ी होती है। इस सिद्धांत को हर समाज में देखा जा सकता है, चाहे वो समाज हो विकसित हो या वो अविकसित हो, अर्थात विकासशील, जो प्रगति कर रहा हो। दोस्तों ये तो आप इसकी थ्योरी हो गई, इसकी कह सकते हैं दोस्तों हम इसकी समरी टाइप में कि जनसंख्या की संक्रमण होता क्या है शॉर्ट में। अब इसके दोस्तों चरण पूछे गए हैं। अब एक एक करके दोस्तों चरण हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चरण पसंद आएंगे। पहला चरण है दोस्तों, इस चरण के अनुसार समाज अल्प विकसित होता है तथा तकनीकी प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है दोस्तों, उसका बहुत ही कम अभाव होता है। अभाव का मतलब होता है दोस्तों कमी, लीस्ट, जिसके कारण मृत्यु दर व जन्म दर दोनों ऊँची होती हैं। अधिकांश प्रथम चरण विकासशील देशों पर लागू होता है, जैसे कि भारत 1950 तक। इस दोस्तों मैं इसको अपनी तरफ से थोड़ा बताऊंगा कि ये है क्या एक्चुअल में, ये चरण फर्स्ट क्या बोल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये फर्स्ट चरण जो होता है जनसंख्या की संक्रमण सिद्धांत का, जो फर्स्ट चरण है उसके अंदर दोस्तों क्या होता है, जो समाज होता है वो अल्प विकसित होता है, यानी कि वहाँ पर उसमें इतनी डेवलपमेंट या विकास नहीं होता उस समाज में। वो प्रगति धीरे धीरे कर रहा होता है लेकिन इतना अभी डेवलप नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा ना ही इसमें कोई तकनीकी प्रौद्योगिकी, जैसे आज है हमारे भारत के अंदर बहुत ज़्यादा प्रौद्योगिकी की सामान आ चुके हैं, मशीन है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है कई पहले से ज़्यादा। तो दोस्तों इस प्रकार, लेकिन फर्स्ट चरण में ये सब नहीं होता। और आइए दोस्तों इसके सेकंड चरण पर चलते हैं। सेकंड चरण है दोस्तों, दूसरे चरण के अंतर्गत जनसंख्या की विस्फोट होता है तथा समाज धीरे धीरे उन्नत अवस्था की ओर कदम उठाता है, अर्थात समाज अपनी स्थिति को सुधारने हेतु प्रयास करता है। उदाहरण अफ्रीका व एशिया के राष्ट्र। इसका दोस्तों क्या अर्थ है, इस दूसरे चरण में दोस्तों जो समाज होता है वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करता है, यानी कि विकास की प्रगति करने के लिए धीरे धीरे कदम उठाता है ताकि उसका समाज डेवलप हो, यानी कि विकसित हो। ये दोस्तों थी चरण 2 की स्थिति। और ये दोस्तों इसके तीसरे चरण पर देखते हैं, लास्ट चरण है और इम्पोर्टेंट चरण है। तृतीय चरण अर्थात अंतिम चरण, इसके अंतर्गत समाज पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जिसके कारण तकनीकी का अभाव नहीं होता, मृत्यु दर व जन्म दर कम होती हैं, बढ़ता हुआ शहरीकरण, आधुनिक कृषि, ये सब चरण 3 की विशेषता हैं। उदाहरण चिली और पोलैंड। आपको दोस्तों इसकी जो मेरी लैंग्वेज में क्या अर्थ बनता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों तीसरे चरण में क्या होता है, पहले समाज जो होता था, फर्स्ट चरण हमने क्या सीखा, पहले चरण में सीखा था कि जो समाज है वो विकसित है ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल विकसित नहीं, ना वो प्रयास कर रहा है उठने के लिए, मतलब विकसित करने के लिए, यानी वो विकसित है ही नहीं फर्स्ट चरण के अनुसार। सेकंड अनुसार जो समाज है वो विकसित होने का प्रयास कर रहा है, कदम बढ़ा रहा है आगे। लेकिन दोस्तों तीसरे चरण में वही समाज पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, जिसमें टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी का अभाव नहीं होता, तकनीकी भी आ जाती है, और जिसके कारण दोस्तों जब तकनीकी होंगी, मेडिकल फैसिलिटी होगी, तो मृत्यु दर और जन्म दर तो कम होंगी दोस्तों। ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा 4 मार्क्स का। आपको एक जो इसका प्रश्न बनता है मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज़, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, पराराष्ट्रीय निगम
और मल्टीनेशनल कंपनियाँ, तीनों शब्द का दोस्तों एक ही अर्थ होता है। आप कैसे भी करके इसको समझना पेपर एग्ज़ाम में, आप कंफ्यूज मत होना ताकि आपको परेशानी ना आए आंसर लिखते समय। आइए दोस्तों इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं। पारराष्ट्रीय निगम से आपका तब तात्पर्य है और इसकी विशेषता के बारे में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अर्थात पारराष्ट्रीय निगम वे निगम होते हैं जिनमें उत्पादन या एक उत्पादन जो होता है दोस्तों एक या एक से अधिक राष्ट्रों में होता है। उदाहरण के दोस्तों कोको कोला, कोलगेट आदि। आप देख रहे हैं दोस्तों आज भारत में भी कोको कोला मौजूद है, अमेरिका में भी और न्यूजीलैंड में भी और अदर कंट्री में भी ये मौजूद है। कोलगेट ऐसे ही, ये कौन सी दोस्त, यही जो हैं कंपनियाँ जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, यही दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां कहलाती हैं, यानी कि पारराष्ट्रीय निगम कहलाते हैं। आइए दोस्तों इसकी विशेषता के ऊपर आते हैं। पहली विशेषता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने माल का उत्पादन एक से अधिक राष्ट्रों में करती हैं। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी हमारी विशेषता है पहली। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों इनकी, बहुराष्ट्रीय कंपनी की, ये निगम छोटी फर्म के रूप में भी हो सकते हैं, यानी कि कंपनी छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी हो सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मतलब ये है ये निगम छोटी फर्म के रूप में भी हो सकते हैं तथा विशाल अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो कंपनियां होती हैं, एमएनसी कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, वो छोटे फर्म में भी हो सकती है, यानी कि छोटी कंपनी के रूप में भी हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी ये कंपनियां हो सकती हैं। जैसे दोस्तों आज जानते हो अमेज़न हो गया और दोस्तों और ज़ोमैटो, ये सारी कौन सी दोस्तों, ये इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आए दोस्तों इसके चलते हैं तीसरी विशेषता की ओर। दोस्तों तीसरी इसकी विशेषता यह है, ये निगम जहां अपना उत्पादन करते हैं यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वहां के नागरिकों को रोज़गार का अवसर प्रदान करते हैं। सबसे बढ़िया और अच्छी है ये दोस्तों ये तीसरी भी इसकी विशेषता। चौथी विशेषता दोस्तों क्या है, कुछ महत्वपूर्ण निगमों के नाम कोको कोला, कोलगेट, सैमसंग, रिबॉक आदि। दोस्तों अगर आप इस तरह से आप इसकी विशेषता लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो दोस्तों आपके 4 के मार्क्स 4 आएंगे ही, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा दोस्तों, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। अंक दूसरा दोस्तों, अब हमने पढ़ लिया 6 मार्क्स का क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अब 4 मार्क्स का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनिवेश से आप क्या समझते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों इसको। आ सकता है दोस्तों ये कैसे भी सोशियोलॉजी में कैसे भी आ सकता है, या डिसइन्वेस्टमेंट आ सकता है या विनिवेश आ सकता है, किसी प्रकार का भी घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है। क्या होता है दोस्तों इसका मतलब, जब सरकार किसी उद्योग से, या वो सार्वजनिक हो या निजी हो, अपने शेयर्स या पूंजी को पुनः वापस लेने का निर्णय लेती है, तो इस प्रक्रिया को विनिवेश कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जहाँ सरकार ने एक कंपनी में पैसा लगाए, या वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में हो, अगर उसमें से वापस से उस पैसे ले लिए, जो लगाए गए थे पैसे, जो इन्वेस्ट किया गया था, और अगर उसी इन्वेस्टमेंट को बैक ले लिया गया, तो वही डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश कहलाता है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने अगर लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट नहीं किया दोस्तों, ज़रूर करें दोस्तों। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं मोटिवेट हो जाऊँगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाऊँगा। और दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली इस वीडियो नहीं देखी है, तो कृपया करके उन वीडियो को जरूर देखें दोस्तों एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने उसमें, और जो कि एग्ज़ाम में तो आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ही, और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। और दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।